सदन में बजट प्रस्ताव पर विपक्ष की आपत्तियों और सवाल पर मुख्यमंत्री ने करारा जवाब दिया। कानून व्यवस्था, धान खरीदी समेत कई मुद्दों पर हमलावर विपक्ष पर मुख्यमंत्री बघेल आक्रामक दिखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की तरफ से राज्य सरकार पर कर्जा लेने और घाटे के आरोप लगते हैं, लेकिन बीजेपी राज्य सरकार का केंद्र सरकार से 18,000 करोड़ क्यों नहीं दिलवा देती। यदि ये रकम राज्य को मिल जाए तो किसी कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी ये क्यों भूल जाती है कि पिछले 15 साल सत्ता में रहते उन्होंने 41,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गए। हम जान भी दे दें कोई बात नहीं, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। तो आज स्थिति यही है, ये लोग घूम घूम के आरोप लगा रहे हैं कर्ज में डुबो दिए। तो जितना प्रतिशत वो उनके शासनकाल में ऋण लिया जाता था उतना ही हम लोग ऋण ले रहे हैं। आप केंद्रीय कर में जो हमें आज तक के छत्तीसगढ़ को लगभग 14,500 करोड़ से भी अधिक की राशि केंद्रीय कर में अभी तक छत्तीसगढ़ को लेना है, और उसी प्रकार से जीएसटी में भी 3,100 करोड़ रुपये लेना है। तो कुल मिला के ये राशि 18,000 करोड़ की है जो भारत सरकार को हमें लेना है, जो नहीं दे रही है। और आज हमारे अर्थव्यवस्था यदि हमको कर्ज लेना पड़ रहा है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी केंद्रीय बजट और राज्य के बजट की तुलना क्यों नहीं करती। केंद्र ने बोनस पर रोक लगा रखी है, उसकी आलोचना बीजेपी क्यों नहीं करती। उधर एक बार फिर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है, राज्य का भविष्य क्या होगा इससे सरकार को मतलब नहीं। और चरवाक जी कहते थे कि कर्जा लो घी पियो। आपके कार्यों से जनता को क्या फर्क पड़ता है उससे मतलब नहीं है। आपका वर्तमान अच्छा रहना चाहिए, भविष्य क्या होगा उससे आप चिंता मत करो। तो ये जो सरकार चल रही है उसी नीति पे चल रही है। और मैंने इसीलिए कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को खोखला छत्तीसगढ़ देंगे। क्या छत्तीसगढ़ देंगे? क्या बचेगा उन लोगों के लिए? लगातार हम गिरावट की ओर जा रहे हैं। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, केंद्र सरकार की बात करते हैं। केंद्र सरकार में इतना होने के बाद भी 16% उनका पूंजीगत व्यय है और राज्य का पूंजीगत व्यय 13 से लेकर के 14%। छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को लेकर पक्ष विपक्ष अक्सर सामने होते रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कर्ज ले रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए कर्ज लेने की स्थिति है। लेकिन केंद्र में अटके फंड को लेकर मुख्यमंत्री के सवाल का जवाब बीजेपी गोलमोल दे रही है। ये सही है कि केंद्र में रुका फंड राज्य को मिल जाए तो कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सीएम का नया बाउंसर। जी हां, अर्थव्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कर्ज अगर ले रहे हैं तो उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। हमारा बकाया पैसा अगर केंद्र दे दे तो हमें कर्ज लेने की जरूरत पड़ती नहीं। और बहुत से आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अड़ंगे फिलहाल केंद्र लगा रहा है छत्तीसगढ़ के प्रदेश के तमाम कामों को लेकर। तो विपक्ष का जवाब था यहाँ पर कि आप कर्ज लेकर घी पीते जाए, कल क्या होगा छत्तीसगढ़ का इस बारे में आप सोचना नहीं चाहते, आप सिर्फ आज में जीना चाहते हैं। चर्चा इसी पर होगी कि क्या अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की है, क्या हालात हैं और क्या हालात बिगड़ रहे हैं या हालात पहले से बेहतर है। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, भाजपा से। और शास्त्री हमारे साथ तपेश चंद्र गुप्ता जी हैं, बहुत स्वागत आपका। तपेश जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा हालात क्या है इस वक्त। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जो स्थिति है उससे बेहतर छत्तीसगढ़ के हालात हैं, और अगर कर्ज ले रहे हैं तो इसके पीछे वजह है कि जो उनका रुका पैसा है वो नहीं मिल पा रहा। देखिए, राज्य और केंद्र दोनों का संघीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक संतुलन है। दोनों को जीएसटी के बाद तय हुआ उसके अनुपात में राशि जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, यह बात भी सही है। दूसरी बात यह है कि कर्ज लगातार लेने की आवश्यकता सिर्फ अंशदान मिलने के कारण हो रही है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कुछ व्यय जिसको नियंत्रण करना चाहिए, मितव्ययितापूर्ण तरीके जो अपनाने चाहिए, उसमें भी थोड़ी अभी ढिलाई है, उसमें कसावट की आवश्यकता होगी। दूसरी बात ये
कि प्रति व्यक्ति आय आज भी राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत मजबूत हैं। यानी ये नहीं कह सकते यहाँ का नागरिक का योगदान या यहाँ का व्यक्ति किसी प्रकार से कोई कमी छोड़ रहा है प्रदेश के विकास के लिए। इसका योगदान प्रदेश में भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है। अब जहाँ तक कर्ज लेने की बात है, मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने स्तर पर कर्ज ले पाने में कोई भी मुख्यमंत्री हो अकेले निर्णय नहीं ले सकते। इसमें सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और उसके लिए सामूहिक जिम्मेदारी मतलब उनके मंत्रिपरिषद तो है ही है, साथ में यहाँ पे अधिकारी भी होते हैं। मतलब लोकतंत्र के में जो व्यवस्था दी गई है 3 स्तंभ है, तीनों स्तंभ में 2 स्तंभ इसका तय करते हैं कि कैसे तय करना है। प्रशासकीय इकाई भी इसका वो करता है और राजनीतिक इकाइयाँ विधायिनी भी इसका अपना समर्थन करके या इसका जो प्रस्ताव है वो लेके उस पर आगे करती है। इसमें किसी प्रकार का दबाव डाल के कर्ज को नहीं लिया जा सकता। जब तक अपने आवश्यकताओं को रेखांकित नहीं किया जाएगा तब तक ना रिजर्व बैंक देगा और ना ही नाबार्ड देगा और ना ही वर्ल्ड बैंक देगा। आपको अपने लोन के प्रोजेक्ट को उचित रूप से तर्कसंगत रूप से प्रस्ताव रखना होगा और अपनी सामर्थ्यता दिखानी पड़ेगी कि क्या हम कर्ज चुका पाने में सामर्थ हैं। ठीक। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार से जो अंशदान मिल जाता तो शायद हम यह कर्ज नहीं ले पाते। मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं, मेरे सामने जो गणना आ रही है, उस समय भी आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारा बजट का व्यय इतना ज्यादा है, व्यय भार इतना ज्यादा है कि हमको हो सकता है अभी हम जो ले रहे हैं 58,000 करोड़ रुपए का, वो 18 करोड़ ही होता, 18,000 करोड़ ही होता, पर आपको तो लोन या कर्ज तो लेना ही पड़ता क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत या सख्त नहीं थी, चाहे वो पुरानी सरकार हो चाहे नई सरकार हो। मैं राजनीतिक बिंदुओं पर नहीं जाता, मैं आपको ये बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, आज सिर्फ राज्य सरकार ही हमारी छत्तीसगढ़ की ले रही है ऐसी बात नहीं है। देश के अनेक राज्य ले रहे हैं और इससे ज्यादा बड़ी मात्रा में कर्ज है उनके, पर उनका किसी प्रकार का कोई विरोध कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलता और बल्कि उनकी सिफारिश की जाती है। तो मेरा कहना यह है, कर्ज ले रहे हैं पर यदि अगर इसको प्रोडक्टिव चीजों में, उत्पादकता युक्त सामग्रियों पर व्यय करें, विशेष परिस्थितियों में समाज कल्याणकारियों पर व्यय करें, तब बात समझ में आती है कि हमारी आवश्यकता है और हम कर्ज ले रहे हैं। देखना यह है कि जो हम कर्ज ले रहे हैं यह राशि किस दिशा में जा रही है, कहां खर्च हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी। लेकिन पॉलिटिकल एंगल आप लोगों की ओर उंगली उठाता है, यानी केंद्र की ओर। मुख्यमंत्री ने कहा रुका हुआ पैसा अगर मिल जाता तो दिक्कतें कम होती, कर्ज नहीं लेना पड़ता, और बहुत सी चीजों पे जिस पे विपक्ष का साथ होना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अभिषेक जी। मैं आपको बता दूं, इसी देश में दूसरे प्रदेश हैं, पंजाब उसका उदाहरण है, केरल उसका उदाहरण है, राजस्थान उसका उदाहरण है, गुजरात उसका उदाहरण है, उड़ीसा उसका उदाहरण है। वहाँ के मुख्यमंत्री भी कमोबेश या तो दूसरे दल के हैं या हमारे दल के हैं, लेकिन वो इस प्रकार से आरोप नहीं लगाते। हमारे मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री बंगाल पता नहीं आपदा में अवसर ढूंढते हैं, जबकि इस प्रदेश में ये जो कोरोना काल चला था और जीएसटी को जब इम्प्लीमेंट किया गया, इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत सारी विसंगतियां थी, राजस्व आया, राजस्व गया, क्रेडिट दिया गया, तो बहुत सारे पैसा आया और गया, उसमें सस्पेंस अकाउंट एक क्रिएट हुआ। तो ऐसा संभव नहीं था कि हर राज्य को दिया जाता। सभी राज्यों के जीएसटी का जो बकाया राशि है वो बकाया है, उसे दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला है कि इसके एवज में आप बिना ब्याज के आप कर्ज ले सकते हैं। रही बात जो 40,000 करोड़ के कहते हैं कि हमने विरासत में छोड़ा, तो हर सरकार को विरासत में कर्ज मिलता है, लेकिन आप अपना व्यय अगर आप देख लेंगे तो आबकारी से बहुत, आपने तो कहा था शराबबंदी करेंगे, और शराबबंदी करेंगे आप नहीं कर रहे हैं, वो आपकी राजनीतिक ढिलाई है, या हम समझ सकते हैं जो राजस्व आना चाहिए उतने मात्रा में जितनी शराब की बिक्री है उतना राजस्व नहीं आ रहा है। ये कहां का लेकुना, ये कहां का भ्रष्टाचार? मैं तो कहूंगा इसे एक भ्रष्टाचार है। खनिज में जो 6,000 करोड़ का आप प्रावधान करके रखे हैं, आप अगर उसमें ध्यान देंगे कि जो रेत का जो महा घोटाला हो रहा है, तो खनिज में आप बहुत रॉयल्टी ले सकते हैं, बहुत आपके पास जो है राजस्व आ सकता है। तो ये राज्य की कमजोरी है और उस अपनी कमजोरी को राजनीतिक अवसर तलाश कर उस पर एक शगुफा छोड़कर राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। तो इससे हमारी प्रदेश का विकास रुक रहा है।
आप देख लीजिए केरल में, छोटा सा राज्य, बस्तर जितना बड़ा केरल है, वो कितना पर्यटन से वो उपयोग कर रहा है। गोवा छोटा सा राज्य है, उसने पर्यटन की क्या प्रगति की है साहब कि उसने पेट्रोल में सेज हटा दिया, पेट्रोल में जो टैक्सेस लिए जाते उसने आधा कर लिया। तो हम सीख ले सकते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और एक जो कहना चाहिए कि हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति हो, नीति हो, नियत हो, लॉन्ग टाइम विजन हो और देखने की दृष्टि हो, तो हम बिल्कुल सारे कर्ज भी पटा सकते हैं। ऊपर से तुर्रा ये कहते हैं कि बोनस आप दिला दीजिए। बोनस जो संघीय व्यवस्था है, जो 1800 रुपए प्रति क्विंटल में देना है, सारे पूरे हिंदुस्तान के लिए तय है। तो ये इस प्रकार से राजनीतिक प्रोपोगंडा करना, राजनीतिक फायदा लेना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की जनता की सोचिए, हम साथ में हैं। राजनीतिक प्रोपेगेंडा विपक्ष करार दे रहा है कर्ज लेने को लेकर। उनका कहना है कि आप लोग जो परिस्थितियां थी उसमें बेहतर सहयोग मिला, उसके बावजूद अपनी गलतियों को छुपाने के लिए केंद्र की ओर उंगली उठाई जा रही है। देखिए अभिषेक जी, समय दीजिएगा। साथी राजीव जी अनेक तथ्यहीन आधारहीन आरोप लगाएं। मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं कि किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए शेष को किसी राज्य को वापस लेने का अधिकार नहीं होता। इस प्रकार से गोवा के संदर्भ में गलत बयानी न करें। जिस प्रकार से संघीय व्यवस्था पर, संघीय ढांचे पर लगातार चोट करने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, ये उदाहरण है। देखिए ये कर्ज का बार बार आरोप लगा रहे हैं। 2003 में तो इनको सरप्लस फंड मिला था, कोई कर्ज नहीं मिला था। जल, जंगल, जमीन, बिजली, पानी, सभी खनिज संसाधन तमाम सरप्लस हैं। उसके बावजूद देश को कर्ज में, प्रदेश को कर्ज में लादा गया रमन सिंह के कुशासन में। और उसका परिणाम क्या था? छत्तीसगढ़ जो है अमीर धरती और गरीब लोग के नाम से पहचान बनी। कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत और उसके साथ साथ गरीबी रेखा में देश में नंबर 1, राष्ट्रीय औसत से दुगुना, ये था रमन सिंह जी का कुशासन। हमने तो आते ही कर्ज माफी की, 11,000 करोड़ से अधिक की राशि लगातार हमारे घोषणा पत्र में जो हमने वादा किया था 2500 रुपये समर्थन मूल्य, लगातार व्यवधान के बावजूद हम पहले भी दिए और आगे भी देने का आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया है और दे रहे हैं। जिस प्रकार से कर्ज लेने का आरोप ये लगा रहे हैं, तो मैं बता दूं इस साल जो है 8,864 करोड़ का कर्ज लिया गया है और रमन सिंह जी ने 17-18 में भी 8,653 करोड़ का कर्ज लिया था। इनके फोकस में क्या थे? घटिया मोबाइल, स्तरहीन एक्सप्रेसवे, गुणवत्ता विहीन एक्सप्रेसवे और इस प्रकार के निर्माण, एक मंजिल के बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट लगाना, कमीशन खोरी के लिए नान और धान के चीट फंड कंपनियों को बसाना। इनके फोकस में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार थे। हमारे फोकस में आम आदमी, देखिए गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिला, गौपालक, सभी के विकास के लिए काम हो रहे हैं। सुन लीजिए राजीव जी, सुन लीजिए, आप आरोप लगा रहे हैं प्रति व्यक्ति आय की चर्चा हो रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में 5.14% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ में यह केवल 0.14 है। जहां तक राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में ब्याज का भुगतान है, राष्ट्रीय औसत जो है 35% है, छत्तीसगढ़ का 8% है। ये बात करते हैं कर्ज का। इन 2 सालों में जब हमने 30,117 करोड़ रुपए कर्ज लिया है, राष्ट्र में जो केंद्रीय स्तर पर है जो है 18,35,000 रुपए का कर्ज लिया गया है। किनके लिए? इनके फोकस में चंद पूंजीपति हैं। हमारे दो की सरकार चल रही है, लाखों करोड़ रुपया जो है चंद उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का राइट अप करने में देते हैं। हमने तो किसानों के कर्ज माफ करने के लिए, किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए 7 के जगह 52 वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए, तेंदुपत्ते का दाम 2,500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए करने के लिए, लोहारी गुंडा में जमीन वापसी के लिए, ऐसे लोक कल्याणकारी काम के लिए। सुन लीजिए, किसान आपके राज्य में 4 किसान औसत रोज आत्महत्या करने मजबूर होते थे कर्ज से लदकर। कर्ज की समस्या में उनको फसल का 2,100 रुपए समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस, 2,400 रुपए का वादा था। ये कितना? 1,470। ये कितना? 1,470। 930 रुपया प्रति क्विंटल किसानों का काटा मारते रहे। ये चावल वाले बाबा बनकर 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर 36,000 करोड़ का राशन घोटाला करने वाले लोग, अगस्ता और पनामा के कमीशन खोर, भूपेश बघेल सरकार पर अनर्गल आरोप न लगाएं। देखिए विकास दर की ये बात करते हैं, कृषि विकास दर राष्ट्रीय औसत है 3.4, छत्तीसगढ़ का 4.6, 1.2% ज्यादा है। उद्योग में -9.6 शेयर मानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान भी 5.28 में 4.4% बेहतर। सेवा के क्षेत्र में -8.8 राष्ट्रीय आंकड़ा था, हमने 0.75% का ग्रोथ किया कोरोना काल में भी। ये होता है वित्तीय सुशासन, ये होता है वित्तीय प्रबंधन, ये भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें
कोयले से रिलेटेड और जो स्टील से रिलेटेड उद्योग है उनका ही आया है। आपके समय तो बीमारू सुन लीजिए कैसे। देखिए अभी हाल ही में पेट्रोल डीजल पर जो सेंट्रल एक्साइज लगता था, जिसका 42% हिस्सा राज्यों को दिया जाता था, अघोषित रूप से राज्यों के हक पर डकैती करने का काम मोदी सरकार ने किया है। लगातार श्रमिक कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़। आप दोनों एक एक करके बोले, एक एक करके। तपेश जी से मैं सवाल ले लेता हूँ। तपेश जी, आपने दोनों की बातें सुनी, दोनों पक्ष को यहाँ पर सुना। एक अर्थशास्त्री के नजरिए से अगर मैं बात करूं, क्या छत्तीसगढ़ प्रोडक्टिविटी की ओर बढ़ रहा है? क्या ये कर्ज जो हम ले रहे हैं या चाहे पिछली सरकार की बात हो, किस ओर हम इसको इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? किस तरीके का छत्तीसगढ़ का फ्यूचर होगा? किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, और हम बहुत से मामलों में आज भी राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें सरकार को मैं नहीं जानता, मैं तो सरकार ये जानता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। मैं तो अभी कुछ दिनों से प्रचलन में सुन रहा हूं कि मोदी सरकार, रमन सरकार और बघेल सरकार, ये तो सरकार साहब छत्तीसगढ़ शासन ही होती है और भारत सरकार ही होता है। अब ये व्यक्तिगत अलंकरण करके सरकार बनाते हैं। आजकल की राजनीतिक दृष्टिकोण में ये परिवर्तन आया है। आज अर्थशास्त्र को या अर्थव्यवस्था को राजनीतिक चश्मे से नहीं, अपने वित्तीय अनुशासन के दृष्टिकोण से देखना है। अभी तक जितने भी कर्ज लिए गए, जितने भी व्यय किए गए, इसमें कहीं पर भी मुझे गंभीर लोक लेखा का कंडिका देखने के लिए नहीं मिला। नंबर एक बात, क्योंकि हम व्यय करते हैं, व्यय पर जांच होती है, हम अंकेक्षण करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। ऐसा कोई भी व्यय पर या ये कहा जाए अनुत्पादक व्यय हुआ है या समाज कल्याण योजनाओं पे जरूरत से ज्यादा व्यय कर दिया गया है या फिजूल खर्च हुआ है, ऐसे कोई भी। पर छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि जब मंदी देश भर में थी, जब छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं थी, ऑटो सेक्टर बूम पे था, वजह थी किसानों के पास गाँव में पैसा था, तो वो पैसा रोल हो रहा था मार्केट में, इस वजह से काफी अर्थव्यवस्था को बल। देखिए, एक बात आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत मितव्ययी हैं। कितना भी खर्चा करें, उनमें से वो कुछ कटौती करके रख लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं कटौती करके अपने पास रखते हैं। अब यदि अगर ये हमारी दृष्टि उस पर भी जाने लग जाए, ये बहुत बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा हो रही है कि लोगों को खर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक समय था जब देश की अर्थव्यवस्था को करने के लिए, विनियोग को, बचत को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दर अधिक देते थे और आयकर में छूट देते थे। आज तो स्थिति ये हो गई है कि हम बैंक में पैसा रखते हैं, ब्याज मिलता है तो उसमें इनकम टैक्स ले जाता है, खर्चा करने निकलते हैं तो जीएसटी निकल जाता है। तो आदमी करे क्या? पैसा बचाए तो मुश्किल, घर में रखे तो मुश्किल, और यदि अगर व्यय करे तो उसका एक हिस्सा केंद्र और राज्य को दे जाए। तो आज अगर वास्तव में हमको विचार करना है तो लोगों के विनियोग करने की क्षमता को बढ़ाना है, हमको ऐसे रोजगार मूलक की ओर आगे ले जाना है ताकि अपने व्यापार को, अपने रोजगार को, अपने सृजनात्मक शक्ति का उपयोग करें। आज स्थिति हो गई है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, मुफ्त में शादी हो जा रही है, मुफ्त में शिक्षा मिल जा रही है। आज से ही नहीं, पहले 10-15 साल से यही चल रहा है। इससे हो ये रहा है कि हमारा जो वर्ग है, निम्न वर्ग, जो ऊपर आ सकता था, अब वो उसमें एंजॉय करना चाहता है क्योंकि उसको कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस। सुरेंद्र जी, ये बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही। तपेश जी जो बोल रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी की ओर जाना चाहिए, अगर कर्ज लिया जा रहा है किस तरीके से इसे खर्च किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका गाइडलाइन बनना चाहिए। यहाँ पर जो लिया जा रहा है, आपको लग रहा है विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि आज की सोची जा रही है, कल का कोई सोचा नहीं जा रहा, कर्ज लिया जा रहा है, घी पिया जा रहा है? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से भूपेश बघेल सरकार पहले दिन से ही जो है इसमें ब्लूप्रिंट बनाकर ठोस रूप में काम कर रही है। हमारा फोकस जो है केवल किसान और कृषि को ही बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि प्रत्येक ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, प्रत्येक वनवासी क्षेत्र में जहां वनोपजों का संग्रहण होता है वहां पर गौठानों को भी आजीविका मिशन के रूप में, वहां प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में, और अभी जो सी मार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी दिशा में है। एक पूरा चेन और उनको एक मार्केट देना, एक ब्रांड देने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है। तो एकदम परमानेंट, एकदम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ गौठान को जोड़कर और फूड प्रोसेसिंग को जोड़कर, और दूसरी चीज जिस प्रकार से केंद्र सरकार बेचने के एक सूत्री कार्यक्रम में लगी है, चाहे बीपीसीएल हो, एलआईसी हो, इंडिया एयरलाइंस हो, बैंकों का मर्जर करके उसके बाद फिर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए ये अंतर है। आप इसी चीज का तो विरोध करते रहे। सुन लीजिए, शुरू किया था
सुरक्षा उसके बाद रक्षा उत्पाद में उसके 74% एफडीआई जो जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, 125 से अधिक बंदरगाह अडानी को सौंप दिए गए। एक एक करके आते हैं राजीव जी, एक एक करके आते हैं, सबको समझ में आ जाए। मैं इसके बाद आपके पास आता हूँ, आप क्लियर कर दीजिएगा सारी बात जी। सुन लीजिए, साइन हुआ था, सुन लीजिए राजीव जी, आपको सारी आंसर बातें मिलेगा। राजीव जी सुन लीजिए, ये सारी बातें आप बोल दीजिएगा, मैं एक एक इसलिए- कोई सी कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, एक एक करके हम बात करते हैं। बोलिए मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसी बजट में 4 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो चंदूलाल निजी मेडिकल कॉलेज है उसका अधिग्रहण का है। सुन लीजिए 1900 से अधिक वेलनेस सेंटर। आ रहा हूँ फिर से आप शुरू हो गए राजीव जी, राजीव जी आ फिर से रहा आप हूँ। सुनने नहीं चाहते। राजीव जी आपके एक पास आता हूँ तब आप बोल सकारात्मक दीजिएगा, विपक्ष की भूमिका तो मैं निभाइए। आपको पूरा समय दूंगा जो राजीव भी जी, सलाह बोलिए। और सुझाव है पूरा सम्मान है, लेकिन आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका तो निभाइए। 1900 से अधिक वेलनेस सेंटर बनाए। यहाँ जो जिला स्तर के हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सेस नहीं होते थे, आज ब्लॉक के सारे ब्लॉक के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भर्ती की सुविधा हुई। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में जिला अस्पतालों को परिवर्तित किए। 9 जो मेडिकल कॉलेज है वहां वायरोलैब की बहुत सुविधा कुछ हो यहाँ रही पर है। हुआ है, आपने की लंबी फहरिस्त आपके पास है। राजीव जी, आपने सुरेंद्र जी को सुना, आप बोल रहे हैं कि नरसिम्हा राव के समय ये तमाम चीजें शुरू हुई थी, लेकिन अभी जो चीजें यहाँ पर शुरू हो रही है उसके लिए दिक्कतें फिलहाल केंद्र सरकार को राज्य सरकार बता रही है, और अपनी एक उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त सुरेंद्र जी यहाँ बता रहे हैं। नहीं देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी आर्थिक कोई नीति की बात होती है कहते हैं कि आपके सरकार ने किया। अगर आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएंगे तो डंकल प्रस्ताव पे नरसिंह राव जी ने साइन किया था WTO पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर पे। उसमें सहमति बनी थी कि सार्वजनिक क्षेत्रों के जो सफेद हाथी बन चुके हैं उन्हें हमको धीरे धीरे विनिवेश करना होगा। और इस पर किस साल में लॉस मिलेंगे? एक सवाल पूछता हूँ, सफेद हाथी बोल रहे, बड़ा आरोप है, सार्वजनिक उपक्रम है, आप बताइए ये बैलेंस शीट में किस साल में लॉस दिखा था? बता दीजिए। ये गलत बयानी न करें राजीव जी, ये गलत बयानी। सुरेंद्र जी आप सवाल करिएगा, मैं आपको वक्त दूंगा, उनका जवाब सुन लें। सभी सार्वजनिक क्षेत्र को विनियोग में करना होगा, चाहे जो प्रॉफिट में हो या जो लॉस में हो, सबको करना पड़ेगा। आपकी सरकार की नीति थी, हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ गई। 49% में आपको आपत्ति थी, आप 74% ला रहे हैं। बात बता दूं, 49% में आपको आपत्ति थी, आप 74% ला रहे हैं। स्वास्थ्य की हालत इतनी खराब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है खुद ऑक्सीजन में है, उसे कौन संभालेगा? ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज का कर लिया। अरे आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कर्ज में डूबा हुआ था उसका अधिग्रहण करके अपने पीठ थपथपा रहे हैं। आज सार्वजनिक चिकित्सा की क्या हालत है? आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का देते थे उसे आपने बंद करा दिया, और 20 लाख कहते थे, 5,000 भी नहीं दिया जा रहा। लोग अपनी जमीन बेचकर, अपना मकान बेचकर इलाज करा रहे हैं और कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य सुविधा में फलाना किया। कुछ नहीं किया। ये 2.5 साल में केवल बतौलेबाजी और केवल शिगुफा छोड़ा है। इसीलिए जनता इस बात की गवाह है कि किस प्रकार से अपनी स्मार्ट कार्ड के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर निजी अस्पतालों से साठ-गांठ करके 22 साल 24 साल की हमारी बहनों को डर दिखा के सरकार का पैसा निकाला गया। अब कोरोना कांड, इंडिया कमीशन को महावर फार्मा से ब्लैक मार्केट करके आई बात करते रहे। ये आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य कार्ड का अभी शिविर में, अभी इसी नायकों नगर निगम में सुनने नहीं चाहते राजीव जी। आप तो तमाम सरकारी विभागों को बर्बाद करके पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। स्वास्थ्य की दिशा में क्या किया आपने? केवल और केवल कमीशन चोरी, केवल और केवल कमीशन चोरी करते। तपेश जी से मैं एक टिप्पणी ले लेता हूँ यहाँ पर। तपेश जी, ये विनिवेश एक बड़ा मुद्दा बनकर आजकल निकल कर सामने आया है। क्या ये विनिवेशीकरण उपाय है अर्थव्यवस्था से निकलने का, खराब अर्थव्यवस्था से निकलने का? क्या ये केंद्र सरकार का अपना स्विवेक का निर्णय है। वैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अलग बातें कहती है, और जो हमारी समाज मिक्स इकोनॉमी थ्योरी है हमारे यहाँ की, इसमें दूसरी बातें कही जाती है। हमको जो विनियोग है उसको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि समाज में संतुलन बनाना है, समाज के हर स्तर के लोगों को अवसर देना है। तो यह भी एक दूसरे वर्ग को सहयोग देने के लिए इस प्रकार की जो कहा जाए विनियोगवादी नीति है वो रहना आवश्यक है। लेकिन सहयोगवश अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। पूरा विश्व जो है इसी ओर बढ़ रहा है। तब ऐसी स्थिति में उसके बोझ को, घाटे की वित्त व्यवस्था को, या ये कहा जाए, मैं तो ये कहता हूं साहब कि जो जितने पब्लिक इंटरप्राइजेस जो चल रहे हैं इनको आप एक बार पलट के देखिए
चाहे आप एनटीपीसी को ले लीजिए, सेल को ले लीजिए, चाहे किसी भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में जाके देखिए, आपको मिलेगा वहां के कर्मचारी अधिकारी बड़े खिलखिलाते और खुश रहते हुए दिखते हैं, और कंपनी के बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो वो रोता हुआ दिखता है। आखिर ऐसा क्या है कि सब कुछ अच्छा होता है, कर्मचारी खुश है, प्रोडक्शन अच्छा है, उसके बाद वो रो रही कंपनी कि हम घाटे में हैं? किन कारणों से है, इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। स्थापना किया, नेहरू जी ने स्थापना किया, इसके बाद फिर हम लोगों ने उसको सृजित भी किया, फलीपोषित होना चाहिए था, पर आखिरी में हम उस पर फेल क्यों हो रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बेचने के पूर्व उस व्यवस्था को सुधार करने लायक है या नहीं, इस पर विचार करना होगा। दूसरी बात, हर सरकार ने अपनी अपनी योजनाएं लाई, उसको लागू किया, लेकिन प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। इस राष्ट्र में एक चीज की कमी गई, हमने योजना लाया लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, या लागू होने के पहले ही वो खत्म हो गया। कारण हमारे पास एक्शन प्लान नहीं होता। हमको एक्शन प्लान साथ में देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपने कही है, गंभीरता से कार्य करना पड़ेगा। एक्शन प्लान साथ में देना होगा योजना के साथ साथ, तभी तमाम चीजें आगे बढ़ पाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज समय इतना ही था मेरे पास। अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, अर्थव्यवस्था में आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा हुई, और किस तरह इन दिक्कतों को दूर किया जाता है, इस पर भी हमने बात की। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।